नमस्कार दोस्तों, यूनी एग्जाम आईएएस में आपका एक बार दोबारा से स्वागत है। आज हम प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन पेपर्स की श्रृंखला में 2019 के पॉलिटी के सवाल सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। पहला सवाल है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। द पार्लियामेंट प्रिवेंशन ऑफ डिस्क्वालिफिकेशन एक्ट 1959 exempts several posts from disqualification on grounds of office of profit. Exempts several posts from disqualification on grounds of office of profit. ये पहला ऑप्शन है। दूसरा है, the above mentioned act was amended 5 times. तो इस तरह की इंफॉर्मेशन स्पेसिफिकली पता लगाना काफी मुश्किल रहता है कि एक्ट कितनी बार अमेंड हुआ। तो हम इसको दूसरे ऑप्शंस की साथ रखते हुए और फिर किसी आंसर पर पहुंचने की कोशिश करेंगे। तीसरा ऑप्शन है, द टर्म ऑफिस ऑफ प्रॉफिट इज वेल डिफाइंड इन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो दोस्तों, ऑफिस ऑफ प्रॉफिट जो टर्म है ये वेल डिफाइंड नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में बस ये बताया गया है कि फॉर सर्टेन इलेक्शंस और टू ऑक्यूपाई सर्टेन पोस्ट्स लाइक प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया और वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया और टू बी सिलेक्टेड एज ए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, आप इफ यू आर ऑलरेडी होल्डिंग अ पोस्ट ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया और वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया और होल्डिंग अ पोस्ट ऑफ अ मिनिस्टर, देन इट शैल नॉट बी कंसिडर्ड एज ऑफिस ऑफ प्रॉफिट। यानी कि आप ऑलरेडी एक मिनिस्टर हैं या प्राइम मिनिस्टर या प्रेसिडेंट या वाइस प्रेसिडेंट हैं, तो इस तरह के ऑफिसेस को ऑफिस ऑफ प्रॉफिट नहीं माना जाएगा। कॉन्स्टिट्यूशन में बस इतनी लिमिटेड सी बात दे रखी है। और होता भी है, कॉन्स्टिट्यूशन में एक ब्रॉड डेफिनेशन होती है और जो स्पेसिफिक डेफिनेशंस होती हैं वो उसके अंडर एक सब्सिडरी एक्ट ऑफ पार्लियामेंट के अंदर दिया गया होता है। कॉन्स्टिट्यूशन एक ब्रॉड स्ट्रक्चर देता है और जो डिटेल्ड प्रोविजंस होते हैं वो एक्ट ऑफ पार्लियामेंट के थ्रू आते हैं। तो वो एक्ट इस केस में ये वाला एक्ट है। अगेन ये वाला ऑप्शन भी सही है। एक सेकेंड, दोबारा से पढ़ते हैं। द टर्म ऑफिस ऑफ इज वेल डिफाइंड इन कॉन्स्टिट्यूशन, तो ये गलत है, आई एम सॉरी। तो अब हम देखते हैं जो ऑप्शंस दे रखे हैं वो इन स्टेटमेंट्स के बारे में हम जिन कंक्लूजन पे पहुंच चुके हैं उनके प्रकाश में ऑप्शंस को एक बार देखते हैं, फिर हम सही आंसर की तरफ पहुंच पाएंगे। तो ऑप्शन 3 हमको पता है गलत है, तो ये और ये तो हो ही नहीं सकता, तो इसका मतलब ये वाला सही आंसर है। तो जैसा कि दोस्तों हमने इस सवाल में भी देखा कि अक्सर हम ऐसा पाते हैं कि सवाल के अंदर ही जवाब छुपा होता है। हमें कुछ हमारे पास ऑलरेडी इंफॉर्मेशन होती है, उसी को हमको एनालाइज करते हुए एक सही जवाब की तरफ पहुंचना होता है, जैसा कि हमने इस सवाल में किया। अगला सवाल है, द 9th शेड्यूल was introduced in Constitution of India during Prime Ministership of। तो दोस्तों 9th शेड्यूल के बारे में थोड़ा सा हम रिकॉल कर लेते हैं। 9th शेड्यूल क्या होता है? 9th शेड्यूल कॉन्स्टिट्यूशन में एक शेड्यूल है जिसके अंदर कई एनेक्टमेंट्स, कई लॉज, कई स्टैट्यूट्स, कई कानून, अधिनियम अधिसूचित हैं, उसमें लिस्टेड हैं। और जुडिशियल रिव्यू जो होता है, कोर्टों के द्वारा इन एक्ट्स का एग्जामिनेशन करना, इसके स्कोप से बाहर होते हैं ये एक्ट्स। मतलब जो भी एक्ट 9th शेड्यूल में है वो जुडिशियल रिव्यू के स्कोप से बाहर चला जाता है। तो 9th शेड्यूल डालने की जरूरत इसलिए पड़ी क्योंकि हमने जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन आया तो सिटीजन्स को फंडामेंटल राइट्स दिए गए, पर अब हमको वेलफेयर भी करना था। हमने एक नई शुरुआत करी थी, आज़ादी आई थी देश में, तो रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड एटसेट्रा ये कानून बनाए गए। तो पर इन कानूनों का कॉन्फ्लिक्ट आता था राइट टू प्रॉपर्टी के साथ। तो इसलिए
एक ऐसा शेड्यूल डाला गया कॉन्स्टिट्यूशन में जिसमें वो सारे एक्ट्स डाले जाएं जिससे कि फिर उन एक्ट्स को या उन लैंड एक्विजिशन या प्रॉपर्टी एक्विजिशन को किसी कोर्ट में चैलेंज ना करा जा सके, और जो रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड है एटसेट्रा, और इकोनॉमिक ग्रोथ और पॉवर्टी से लोगों को बाहर निकालने की जो प्रक्रिया है वो जल्दी से जल्दी हो सके। तो ये जो 9th शेड्यूल था ये शुरू में 1951 में ही कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में आ चुका था। इस टाइम हमारे जो प्रधानमंत्री थे वो थे अंडर प्राइम मिनिस्टरशिप ऑफ जवाहरलाल नेहरू। सो दिस इज द करेक्ट आंसर। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। ये सवाल कहता है द 44th अमेंडमेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वॉज introduced an article placing the election of prime minister beyond judicial review। जुडिशियल रिव्यू के स्कोप से बाहर प्राइम मिनिस्टर के इलेक्शन को डाल दिया जाए, 44th अमेंडमेंट। तो ये दिस इज एन इनकरेक्ट स्टेटमेंट, क्योंकि जुडिशियल रिव्यू इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन का एक बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है, और उसको इतनी आराम से किसी भी चीज़ को जुडिशियल रिव्यू के बाहर नहीं डाला जा सकता। तो दिस इज अ रॉन्ग ऑप्शन। नेक्स्ट हम आते हैं, द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया स्ट्रक डाउन द 99th अमेंडमेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एज बीइंग वायलेटिव ऑफ इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी। ये एकदम करेक्ट स्टेटमेंट है दोस्तों, क्योंकि 99th अमेंडमेंट के द्वारा नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन नाम की संस्था कॉन्स्टिट्यूशन में डाली गई थी। इसके द्वारा जजेस का, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजेस का सिलेक्शन होना ऐसा एनविसाज था, परंतु सुप्रीम कोर्ट ने इसको स्ट्राइक डाउन कर दिया एज बीइंग वायलेटिव ऑफ इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी। और अभी एक ये ध्यान ज़रूर रखें, अभी इंडिया में जो सुपीरियर कोर्ट्स, जो हायर कोर्ट्स हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स हैं, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट, उसमें जजेस के सिलेक्शन के लिए कोलेजियम सिस्टम की व्यवस्था है, जिसमें सीनियर मोस्ट जजेस दे recommend names for appointment as judges of high court and supreme court। तो आंसर ये फर्स्ट ऑप्शन इज रॉन्ग, सेकंड ऑप्शन इज करेक्ट, आंसर इज 2 ओनली, P। नेक्स्ट सवाल है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। द मोशन टू इम्पीच a judge of Supreme Court of India cannot be rejected by Speaker of the Lok Sabha as per Judges Inquiry Act 1968। इसके बारे में हम दूसरे ऑप्शंस को एक बार पढ़ेंगे, फिर इसके बारे में विचार करेंगे। सेकंड है, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डिफाइंस एंड गिव्स डिटेल्स ऑफ व्हाट कॉन्स्टिट्यूट्स इनकैपेसिटी एंड प्रूव्ड मिसबिहेवियर ऑफ द जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। तो दोस्तों, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 124 में ये वर्ड्स यूज करे गए हैं फॉर रिमूवल ऑफ जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट, और वो वर्ड्स हैं इनकैपेसिटी एंड प्रूव्ड मिसबिहेवियर, पर कहीं पे भी ये वर्ड्स डिफाइंड नहीं है, ये ऑप्शन गलत हो गया। नेक्स्ट है, डिटेल्स ऑफ प्रोसेस ऑफ इम्पीचमेंट ऑफ जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया आर गिवन इन जजेस इंक्वायरी एक्ट 1968। जैसे कि हम पहले देख चुके हैं, जो डिटेल्ड प्रोविजन होते हैं किसी भी प्रक्रिया के, वो संबंधित एक्ट में होते हैं। तो ये जो जजेस इंक्वायरी एक्ट है, ये इनकैपेसिटी एंड प्रूव्ड मिसबिहेवियर एंड अदर प्रोसीजर फॉर रिमूवल ऑफ जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट ले डाउन करता है, सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट। सो दिस इज करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट हम आते हैं, इफ द मोशन फॉर इम्पीचमेंट ऑफ जज is taken up for voting, the law requires the motion to be backed by each house of the parliament and supported by a majority of total membership of that house and by not less than 2/3 of total membership of house present and voting।
ये एकदम सही प्रोविजन है। तो अब हम आते हैं, हमारे पास फोर्थ करेक्ट है ऑप्शन। और पिछले पेज पे क्या था? पिछले पेज पे 3 करेक्ट था। और फर्स्ट को हम एक बार दोबारा से पढ़ लेते हैं। द मोशन टू इम्पीच जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया कैन नॉट बी रिजेक्टेड बाय, ये कह रहा है कैन नॉट बी रिजेक्टेड बाय स्पीकर ऑफ लोकसभा। बट ये हम जानते हैं कि जो भी लोकसभा की प्रोसीडिंग होती हैं दे आर अंडर द कंट्रोल ऑफ स्पीकर ऑफ लोकसभा, सो दिस ऑल्सो अपीयर्स टू बी रॉन्ग। तो हम ऑप्शंस देख लेते हैं। 3 and 4 should be the correct answer, so this will be the correct answer in this case. नेक्स्ट आते हैं हम, which article of the Constitution of India safeguards one's right to marry the person of one's choice? मैरी द पर्सन ऑफ वंस चॉइस। तो इसमें पहला ऑप्शन दिया गया है आर्टिकल 19। आर्टिकल 19 में फ्रीडम ऑफ स्पीच, एक्सप्रेशन, असेंबली, एसोसिएशन, मूवमेंट एंड रेजिडेंस होता है, सो दिस इज नॉट द करेक्ट आंसर। आर्टिकल 21 इज लाइफ एंड लिबर्टी, दिस कैन बी अ करेक्ट आंसर, पर हम दूसरा ऑप्शंस और एक बार उनका भी अवलोकन कर लेते हैं। आर्टिकल 25 ये राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन का पार्ट है, दिस इज नॉट डायरेक्टली एन आंसर। और आर्टिकल 29 कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स ऑफ माइनॉरिटीज है, दिस ऑल्सो नॉट इज नॉट अ डायरेक्ट आंसर। डायरेक्ट आंसर है आर्टिकल 21 में अंडर राइट ऑफ लाइफ एंड लिबर्टी। कुछ टाइम पहले एक केस हुआ भी था, हादिया का केस हुआ था, उसमें भी कोर्ट ने ये होल्ड किया था। नेक्स्ट आते हैं हम, विद रेफरेंस टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया prohibitions or limitations or provisions contained in ordinary laws cannot act as prohibitions or limitations on the constitutional powers under 142, article 142. It could mean which of the following? पहला ऑप्शन है डिसीजन टेकन बाय इलेक्शन कमीशन। इलेक्शन कमीशन का इस सवाल से और इस प्रोविजन से कोई लेना देना नहीं है। हम एक बार आर्टिकल 142 देख लेते हैं। कई बार करंट अफेयर्स में चर्चा में ये आर्टिकल रहता है। ये आर्टिकल 142 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन जो होता है, ये सुप्रीम कोर्ट को पावर देता है टू डू कंप्लीट जस्टिस। इसको हम क्यूरेटिव ज्यूरिसडिक्शन के नाम से भी जानते हैं। तो जब सब अपील्स, रिव्यूज एग्जॉस्ट हो जाते हैं, उसके बाद कई बार पार्टीज आर्टिकल 142 का उपयोग करती हैं। तो ये क्योंकि एक सुप्रीम कोर्ट की प्रक्रिया और सुप्रीम कोर्ट का जुरिस्डिक्शन है, तो इलेक्शन कमीशन तो इसका जवाब हो ही नहीं सकता। अगेन सुप्रीम कोर्ट, सेकंड ऑप्शन है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया इज नॉट कंस्ट्रेन्ड इन एक्सरसाइज ऑफ इट्स पावर्स बाय लॉज मेड बाय पार्लियामेंट। ये इसका सही जवाब हो सकता है, पर हम दूसरे ऑप्शंस भी एक बार चेक कर लेते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन है, इन द इवेंट ऑफ अ ग्रेव फाइनेंशियल क्राइसिस इन द कंट्री द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कैन डिक्लेयर अ फाइनेंशियल इमरजेंसी विदाउट काउंसिल फ्रॉम कैबिनेट। अगेन इस प्रोविजन का आर्टिकल 142 से कोई वास्ता नहीं है। ये इमरजेंसी पावर्स हैं, ये सेपरेट पावर्स हैं। लास्ट है, स्टेट लेजिस्लेचर कैन नॉट मेक लॉज ऑन सर्टेन मैटर्स विदाउट कंकरेंस ऑफ यूनियन लेजिस्लेचर। अगेन इस प्रावधान का 142 से कोई लेना देना नहीं है। दिस इज ऑल्सो नॉट द आंसर, सो करेक्ट आंसर इज बी। अगला सवाल है, विद रेफरेंस टू लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ अ स्टेट इन इंडिया कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। द गवर्नर मेक्स अ कस्टमरी एड्रेस टू मेंबर्स ऑफ अ हाउस एट द कमेंसमेंट ऑफ फर्स्ट सेशन ऑफ द ईयर। दिस इज करेक्ट। प्रेसिडेंट एंड गवर्नर फर्स्ट सेशन ऑफ द ईयर में दे एड्रेस द हाउस, एंड आफ्टर एन इलेक्शन विच एवर इज द फर्स्ट सेशन उसमें दे एड्रेस द हाउस, सो दिस इज करेक्ट। when a state legislature does not have a rule on a particular matter, it follows the Lok Sabha rule on that matter. This option is wrong, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन ये कहता है कि if there is no rule on a particular matter,
rule of procedure, then the rules prevalent immediately before commencement of constitution to the corresponding legislature will be applicable. For example मैं बताता हूँ कि जैसे स्टेट ऑफ यूपी है, तो उत्तर प्रदेश से पहले जो कॉरेस्पॉन्डिंग स्टेट थी ब्रिटिश टाइम में वो थी यूनाइटेड प्रोविंसेस। तो अगर यूपी लेजिस्लेचर के पास कोई अपने रूल्स नहीं बने हैं, तो जब तक वो रूल्स नहीं बने थे तब तक यूनाइटेड प्रोविंस जो ब्रिटिश प्रोविंस था उसके जो लेजिस्लेचर के रूल्स हैं वो फॉलो करे जाएंगे। सो दिस इज रॉन्ग, लोकसभा के रूल्स को फॉलो करने की कोई बाध्यता नहीं। तो आंसर इज वन ओनली। नेक्स्ट सवाल दोस्तों, ये टॉपिक भी कई बार पूछा जाता है, पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स। तो एक बार देखते हैं सवाल को। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स इन इंडिया। PVTGs reside in 18 states and 1 यूनियन टेरिटरी। पहला ये ऑप्शन है। दूसरा है अ स्टेगनेंट और डिक्लाइनिंग पॉपुलेशन is one of the criteria for determining PVTG status. Third कहता है there are 95 PVTGs officially notified in the country so far. Fourth कहता है Irular and Konda Reddy tribes are included in the list of PVTGs. तो दोस्तों क्या होता है, इस तरह के सवाल में एग्जैक्ट इंफॉर्मेशन कई बार हम लोगों को याद रहती नहीं है, पर ये जरूर हमको याद आ जाता है कि दैट अ स्टैग्नेंट और डिक्लाइनिंग पॉपुलेशन इज वन ऑफ द क्राइटेरिया फॉर डिटरमाइनिंग पीवीटीजी स्टेटस। तो ये करेक्ट है। अब एक बार ये भी हम दोबारा से एक बार रिकलेक्ट करते हैं कि पीवीटीजीज होते क्या है। तो विद इन इंडिया देयर आर वेरियस ट्राइबल ग्रुप्स, उसमें जो सबसे बैकवर्ड ट्राइबल ग्रुप्स हैं वो हैं पीवीटीजीज। जैसे अक्सर अखबारों में आता है शोम्पेन, जरावाज, ओंगेज, जो अंडमान एंड निकोबार आइलैंड में रहते हैं, वो पीवीटीजीज हैं। तो अब इसकी रिक्वायरमेंट क्या है, ये पीवीटीजीज क्यों गवर्नमेंट ने आइडेंटिफाई करे? तो गवर्नमेंट ने इसलिए आइडेंटिफाई करे टू फास्ट अपलिफ्टमेंट ऑफ दीज ग्रुप्स फ्रॉम पॉवर्टी एंड फ्रॉम देयर देयर डिफिकल्ट सिचुएशंस। मतलब जिन कंडीशंस में ये रह रहे थे उससे उनका फास्ट डेवलपमेंट करा जाए और उनको जो स्टेट के प्रोग्राम्स हैं और जो पॉलिसीज हैं, स्कीम्स हैं, उनका बेनिफिट मिल सके टारगेटेड रूप से, उसके लिए उन्होंने ये आइडेंटिफाई करे थे। क्योंकि अगर आपको टारगेटेड डिलीवरी करनी है तो आपको पास जो बेनिफिशियरी ग्रुप है वो वेल आइडेंटिफाइड होना चाहिए। तो ये प्रोसेस इंडियन गवर्नमेंट ने 1975 में ही स्टार्ट कर दी थी। आज के डेट में ये हमको जरूर याद रह जाएगा कि 95 नहीं 75 पीवीटीजीज हैं। तो इसके अनुसार ये वाला भी हमारे पास जो ऑप्शन है, आई एम सॉरी, ये वाली जो इंफॉर्मेशन है ये गलत हो गई। अगेन इरुला एंड कोंडा रेड्डी ट्राइब्स, कई बार होता है कि इतना हमको स्पेसिफिकली याद रहता नहीं है इन ट्राइब्स के नाम पर। कुछ जैसे हम अपनी स्टेट के जो पीवीटीजीज हैं वो याद रख सकते हैं कि हमारी जो पर्टिकुलर स्टेट है उसमें कौन कौन से हैं, और कुछ जो मोस्ट वेल नोन हैं उनको याद रख सकते हैं। जैसे कोंडा स्ट्राइक हो जाएगा आपको कि ये आपने पढ़ा था जब आपने पीवीटीजीज के बारे में पढ़ा था। तो इस तरह से आप एक आंसर की तरफ पहुंच सकते हैं। तो अब हम देखते हैं कि इसमें क्या सही जवाब होना चाहिए। तो इसमें ऑप्शन 3 वाला तो हो ही नहीं सकता, तो करेक्ट आंसर हमारे पास आया ऑप्शन सी, जिसमें 1, 2 एंड 4 है। तो इससे हम जो इंफॉर्मेशन हमारे पास है वो एकदम सटीक नहीं भी है, हमको एग्जैक्ट रिकलेक्ट नहीं भी हो रहा, तो भी हम सवाल की एनालिसिस करके जो इंफॉर्मेशन हमारे पास है उसके द्वारा सही आंसर तक पहुंच सकते हैं। पर अगर मन में ज़्यादा डाउट हो तो इस तरह के सवाल फिर आप अटेम्प्ट ना करें। नेक्स्ट सवाल पे हम आते हैं। विद रेफरेंस टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स।
नो हाई कोर्ट शैल हैव जुरिस्डिक्शन टू डिक्लेयर एनी सेंट्रल लॉ टू बी कॉन्स्टिट्यूशनली इनवैलिड। ये तो गलत ही है, क्योंकि हाई कोर्ट एक कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट है, उसके पास पावर्स हैं, इट कैन स्ट्राइक डाउन लॉ सेंट्रल। जो भी फंडामेंटल राइट के कॉन्फ्लिक्ट में लॉ आएगा वो हाई कोर्ट स्ट्राइक डाउन कर सकता है। और फ्रॉम टाइम टू टाइम ऐसा होता भी रहता है, अखबार वगैरह में हम या ऐसे आर्टिकल्स पढ़ते रहते हैं। सो ये हो गया गलत। नेक्स्ट है, एन अमेंडमेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कैन नॉट बी कॉल्ड इनटू क्वेश्चन बाय द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। ये भी गलत हो गया, क्योंकि अमेंडमेंट टू कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया तो कॉल्ड इनटू क्वेश्चन होता ही है, कई बार चैलेंज होता है अमेंडमेंट टू कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। और अगेन ये जुडिशियल रिव्यू तो बेसिक पावर है सुप्रीम कोर्ट की, तो वो तो ली नहीं जा सकती। सो देन द करेक्ट आंसर बिकम्स नीदर 1 and 2। नेक्स्ट हम आते हैं, इन द कंटेक्स्ट ऑफ पॉलिटी विच ऑफ द फॉलोइंग वुड यू एक्सेप्ट एज द मोस्ट अप्रोप्रिएट डेफिनेशन ऑफ लिबर्टी। लिबर्टी की क्या सबसे अप्रोप्रिएट डेफिनेशन है, देखते हैं। पहला ऑप्शन है प्रोटेक्शन अगेंस्ट टिरेनी ऑफ पॉलिटिकल रूलर्स। परहैप्स मे बी ये हो सकता है, पर दूसरे ऑप्शंस को एक बार हम पढ़ लेते हैं। एब्सेंस ऑफ रिस्ट्रेन, ओके, एब्सेंस ऑफ रिस्ट्रेन, एब्सोल्यूट एब्सेंस ऑफ रिस्ट्रेन तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि एब्सेंस ऑफ रिस्ट्रेन, चोरी ना करना, दूसरे को उसकी प्रॉपर्टी इंजॉय करने देना, ये भी एक तरह का रिस्ट्रेन है। किसी को चोट ना पहुंचाना, ये भी एक तरह का रिस्ट्रेन है। तो आप अपनी लिबर्टी से किसी और को नुकसान नहीं पहुंचा सकते। तो एब्सेंस ऑफ रिस्ट्रेन ये गलत है, ऐसा नहीं हो सकता। लिबर्टी में रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन तो रहेंगे। सो दिस ऑप्शन बिकम्स रॉन्ग। नेक्स्ट है अपॉर्चुनिटी टू डू वट एवर वन लाइक्स। अगेन वट एवर वन लाइक्स ये अलाउड नहीं है लिबर्टी में, आपको रिस्ट्रिक्शंस के साथ रहना होगा। नेक्स्ट है अपॉर्चुनिटी टू डेवलप वन सेल्फ फुली। सुप्रीम कोर्ट के कई डिसीजंस हैं दोस्तों जो ये कहते हैं कि लाइफ इज समथिंग मोर देन अ मेयर एनिमल एग्जिस्टेंस। तो जो आपको अपॉर्चुनिटीज, जो आप सेल्फ एक्चुअलाइज कर सकें, अपना जो बेस्ट आपके पास, अपना बेस्ट वर्जन बन सके, दैट इज अ पार्ट ऑफ लिबर्टी। वो आपके पास होनी चाहिए, सारी सुविधाएं आपके पास होनी चाहिए। सो दिस अकॉर्डिंग टू the decisions of Supreme Court, this appears to be the most appropriate answer. This will not be. Next सवाल है, which one of the following suggested that governor should be an eminent person from outside the state and should be a detached figure without intense political links or should not have taken part in politics in the recent past। तो ये जो गवर्नर वाला जो इशू है एंड रिकमेंडेशंस फॉर अपॉइंटमेंट एंड रिमूवल ऑफ गवर्नर, ये थी सरकारिया कमीशन के अंदर। सो दिस इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। विद दिस वी कम टू एन एंड। थैंक यू दोस्तों। आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।